सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9 ऑफ माइंड मैप सीरीज। तो लेक्चर नंबर 9 चल रहा है माइंड मैप सीरीज का, और यहाँ पे पार्ट 3 कैसा चल रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3 आपको देखने को मिल रहा है। तो इस लेक्चर को बढ़िया से फॉलो करते रहो और जितना हो सके उतना सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, अपने दोस्त को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या हम देख रहे थे, माइंड मैप सीरीज, जिसका काम क्या है कि एग्जाम के टाइम आपके माइंड में मैप को सेट करना है, जिससे आप क्या कर सको, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कर सको। तो आपको क्या करना है पता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, इंस्टा पे फॉलो कर लेना है, जिससे आपको क्या मिल सके, नोट्स मिल सके। ठीक है, और आपको क्या करना है, कमेंट्स कर देनी है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आज तक क्या क्या देख लिया दोस्तों। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंप्लीट कर ली, बाकी उसमें हार्मोन्स वगैरह हमने सब कुछ जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप वीडियो को जाकर आपको देखना है। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, थायराइड ग्लैंड, क्या करेंगे थायराइड, उसके बाद एक एक लेक्चर चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गई, ये जो दिख रही है आपको रेडिश कलर में, एक कौन है दोस्तों, ये थायराइड ग्लैंड है। क्या आपकी ये जो दिख रही है आपको, ये रेडिश कलर में क्या है, थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लैरिंग्स आपको दिखने को मिल जाएगा। ये जो होगा ये राइट लोब हो जाएगा अपने ग्लैंड का, और ये हो जाएगा लेफ्ट लोब, क्या लेफ्ट लोब। बाकी ये जो सी शेप में दिख रही है व्हाइट कलर की, ये हो जाएगी अपनी क्या, ट्रैकिया, क्या हो जाएगी, ट्रैकिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी के बात करें, तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे इसकी सिचुएशन सिचुएटेड, तो सिचुएशन इसकी कहाँ है, नेक इन फ्रंट, मतलब क्या, इन द नेक इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, किसके सामने, लैरिंग्स के सामने आपको देखने को मिलेगी, और किसके, ट्रैकिया के सामने। जैसा आपने उस फिगर में देखा है कि लैरिंग्स और ट्रैकिया आपको कहाँ देखने को मिल रही है, बैक साइड देखने को मिल रही है। देखो ये जो हो गई, ये लैरिंग्स हो गई, और ये क्या है, नीचे वाले ट्रैकिया है। इनके सामने क्या है, ये जो ग्लैंड है अपनी, ये क्या है, प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। समझ गए, ठीक है समझ लिया मैं, तो तबियत थोड़ी खराब है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये आपको सिचुएशन की पता चल गई। उसके बाद वेट यहाँ पे दिया हुआ है 25 ग्राम, इसका वेट दिया हुआ है, याद करने की चीज़ याद कर लेना। इसका जो शेप है ये कौन सा है, बटरफ्लाई शेप। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को, बटरफ्लाई शेप जिस भी ग्लैंड का है, वो एकमात्र ग्लैंड कौन सी दोस्तों, अपनी थायराइड ग्लैंड है। ये आपको एनामा भी आएगा और ये फिजियो में भी आएगा, तो ध्यान में रखना है, बटरफ्लाई शेप कौन सी ग्लैंड हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड। इसके टू लोब हमने देख लिया, एक राइट और एक लेफ्ट लोब हमने देख लिया। लोब आर जॉइंट, तो ये दोनों लोब जिससे जॉइंट होते हैं इसे क्या बोलते हैं, इस्तमस, क्या बोलते हैं उसे, इस्तमस। यानी कि ये जो दोनों लोब यहाँ पे जॉइन हो रहे हैं, इस चीज को बोलेंगे। देखो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, इस फिगर में देखो, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो बीच वाला जो है ये क्या है, इस्तमस, जो क्या कर रहा है, राइट और लेफ्ट दोनों लोग को क्या कर रहा है, ज्वाइन करने का काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, बढ़ते आगे। तो आगे यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो थायराइड हार्मोन्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, थायराइड के हार्मोन क्या है, थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन यहाँ पे अपने अंदर रखती है। तो यहाँ पे एक कौन सा, ये भी पढ़ो आप, ट्राई ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडो थायरोनिन, यानी कि हम इसे बोलेंगे T3 हार्मोन, क्या बोलेंगे, T3। तो यहाँ पे इसका काम देखो, ये क्या करता है, इट अफेक्ट द ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। मतलब समझ रहे हो, इस चीज को गौर करिए, ऑलमोस्ट एवरी, मतलब बॉडी में ऑलमोस्ट जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है, उस हर प्रोसेस पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, कौन करेगा, T3 कौन है दोस्तों, ट्राई आइडोथायरोनिन, क्या बोलते हैं उसे, ट्राई आइडोथायरोनिन जो हार्मोन है थायराइड का, T3 ऑलमोस्ट हर फिजिकल प्रोसेस पे क्या करेगा है, इफेक्ट करेगा। जैसे कि क्या हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बेबी छोटा सा, उसकी ग्रोथ से लेकर उसकी डेवलपमेंट से लेकर इस पे इफेक्ट करेगा। जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म अपने बॉडी में हो रहा है, इन सब चीजों पे इफेक्ट कौन करेगा, अपना T3 क्या करेगा, इस पे वर्क करेगा। उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन, जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसमें भी एक तरह के से रोल जो होगा T3 का आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हो गया, हार्ट रेट हो गया अपना, हार्ट रेट भी कम ज्यादा होना। ठीक है, ये सब चीजें कौन करेगा, T3। मतलब यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल के लिए इतने प्रोसेस बताए गए हैं, पर यहाँ पे हर जो प्रोसेस नहीं बॉडी की, मतलब ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस, कुछ को छोड़ कर यहाँ पे हर प्रोसेस पे क्या करेगा, इफेक्ट कौन करेगा, अपना T3 हार्मोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन यहाँ पे दिया है कौन सा, थायरॉक्सिन, कौन सा, T4, कौन सा, T4 थायरॉक्सिन, दूसरा हार्मोन है यहाँ पे। क्या करेगा, कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, क्या करेगा, जो बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है, छोटे बच्चे, आपको इस डायग्राम दिख रहा है, ये बच्चा सा है बेचारा, और ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है, इसमें मैचुरेशन हो रही है, तो ये सब चीजें कौन करेगा, T4 थायरॉक्सिन करेगा। तो ध्यान में रखना क्या, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ये क्या बोलेगा, एक्सेस थायरॉक्सिन रिजल्ट इन अ रैपिड डेवलपमेंट। तो थायरॉक्सिन अगर एक्सेस बॉडी में हो गया तो अपने को क्या मिलेगा, एक्सेस क्या मिलेगा, अगर थायरॉक्सिन मिलता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रैपिड डेवलपमेंट। किसी बेबी, अब आपने देखा होगा सोसाइटी में कि किसी किसी बच्चा क्या होता है, अचानक से उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट आ जाती है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, T4 की वजह से हो रहा है ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन रिजल्ट इन अ डिले इन डेवलपमेंट। तो किसको, अब आपने किसी किसी लड़के को देखा होगा, बहुत बड़ा है, उसमें धाड़ियां आ रही नहीं, मूछ नहीं आ रही, उसमें जो कैरेक्टर चाहिए
जो कैरेक्टर उसमें चाहिए एक आदमी के, वो नहीं आ पाते क्योंकि थायरोसिन की कमी है। एज बढ़ रहा है पर उसमें क्या हो रहा है, वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रही है उस तरीके से, ध्यान में रखना है। तो दो हार्मोन यहाँ पे देखने हमें, कौन सा T3, कौन से ऊपर देखो यहाँ पे T3 और T4 दो हार्मोन, एक तो हो गया ट्राई आइडो थायरोनिन और दूसरा क्या होगा थायरोक्सिन। तो हार्मोन को सीक्रेट करेगा अपनी थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे हार्मोन को कंटिन्यू करते हुए एक हार्मोन यहाँ पे कैल्सिटोनिन, क्या है, एक कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन है। इसका भी मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, कैल्सिटोनिन इट इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द सी सेल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड के कौन सी सेल है यहाँ पे, जो सी सेल है, कौन से सेल, जो सी सेल है थायरॉइड ग्लैंड के। यहाँ इस बात पे ध्यान रखना है, जो सी सेल है थायरॉइड ग्लैंड के वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करने वाले, कैल्सिटोनिन। कौन सा, कैल्सिटोनिन। इट इज द मेन एक्शन। तो ये किस पे मेन एक्शन करेगा, टू इंक्रीज द बोन कैल्शियम। जो बोन का कैल्शियम है इसको इंक्रीज करवाने में जो सबसे बढ़िया हाथ यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होगा वो कौन सा होगा, कैल्सिटोनिन होगा। ठीक है, डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल क्या हो गई, ज्यादा हो गई है, उस चीज को मेंटेन करना है तो भी कौन काम करेगा, कैल्सिटोनिन काम करेगा। तो दो चीजें यहाँ पे क्या मेन एक्शन फिक्स पे करता है, इंक्रीज द बोन कैल्शियम, क्या करेगा, बोन का कैल्शियम क्या करेगा, टू इंक्रीज द बोन कैल्शियम, टू डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रही तभी भी काम करेगा, दूसरा बोन में कैल्शियम क्या होगा, इंक्रीज होगा तभी भी काम करेगा। ठीक है, समझ गए, ये इसका काम है। यहाँ पे एक देख लो, ये क्या है, कैल्शियम कैल्सिटोनिन अपोज द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। जो पैराथायराइड हार्मोन है उनके इफेक्ट को कौन अपोज करता है, कैल्सिटोनिन। तो ये जो लाइन हो गई नीचे वाली, ये क्या हो गई, आईएमपी लाइन हो गई। ध्यान में रखना, इसको हम क्या करेंगे, आईएमपी, इसको इसलिए इसको क्या गया बोल्ड किया, थोड़ा अलग किया सबसे। तो ये क्या है, आईएमपी लाइन है। जो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, अपोज करेगा किसके हार्मोन को, पैराथायराइड, विच एक्ट टू इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। इससे क्या होगा, जो ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जब पैराथायराइड में देखेंगे हम तो उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से ब्लड लेवल यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीज करता है पैराथायराइड। तो एक में इसमें एक कंसेप्ट रहता है क्या, एक कैल्शियम मतलब कैल्शियम का एक कंसेप्ट है, वो भी देखेंगे हम जब पैराथायराइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि कैल्शियम मतलब पैराथायराइड के हार्मोन को कौन अपोज करेगा, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम कब मेन एक्शन करता है, जब बोन में इंक्रीज होगा बोन कैल्शियम और दूसरा डिक्रीज होगा ब्लड कैल्शियम लेवल। तो दो चीजें जब बॉडी में होगी तो कौन एक्ट करेगा, मेनली कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रेशन। तो क्या हमने तीन हार्मोन यहाँ पे देख लिए, कौन से T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो अभी हमें क्या देखना है, रेगुलेशन कैसे होता है इन हार्मोन्स का, किसके थ्रू होता है हार्मोन्स का रेगुलेशन, ये सब चीजें हम क्या यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको, इसको पढ़ो सबसे पहले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग कि अपना TSH, जो TSH है, कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब ध्यान में रखना चाहिए, अपनी जो थायराइड ग्लैंड है वो जो भी T4 T3 कैल्शियम सीक्रेट कर रही है, इसका सारा रेगुलेशन कौन करता है, TSH, जो कि कौन सीक्रेट करता है, अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी उसे सीक्रेट करती है। तो इस डायग्राम से समझेंगे हम क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर बॉडी में लो BMR हो गया, ठीक है, या लेप्टिन हो गया, लेप्टिन है, और अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो चीजें है, लेप्टिन भी एक प्रकार का हार्मोन है, ये हो गया, या अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये सब चीजें क्या करेंगे, एक स्टिमुलेंट का काम करेंगे। अगर स्टिमुलेंट का काम करे, वो स्टिमुलेंट भेजेंगे या स्टिमुलेशन देंगे किसको, हाइपोथैलेमस को। किसको, हाइपोथैलेमस को, कि भाई क्या कर, अब तू अपना रिएक्शन करो। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन सीक्रेट करेगा, उसका नाम क्या, TRH यानी क्या, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि अपना TRH जो होता है, ध्यान में रखना, TRH सीक्रेट करेगा कौन, अपना हाइपोथैलेमस। और ये TRH किस पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। और इसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सीक्रेट करने वाली है। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, अपने पूरे थायराइड ग्लैंड के रेगुलेशन करने वाला है। और ये जब सीक्रेट होगा TSH, तो थायराइड हार्मोन रिलीज होने वाला है, यहाँ पे क्या, थायराइड हार्मोन T4 एंड T3। और जब उसकी जरूरत होगी कैल्सिटोनिन की, तब कैल्सिटोनिन सीक्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, हो गया सारा। ये जो प्रोसेस यहाँ इस साइड जो प्रोसेस हो गई सारी, इस साइड ये हो गई कैसे कैसे सीक्रेट होता है। पर अगर बॉडी में T3 और T4 अगर ज्यादा हो गए, अगर बॉडी में बढ़ गए, तो फिर इनिबिट कैसे किया जाएगा। तो ये बढ़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, ये जो आर जा रहा है, तो यहाँ तो सीधा यहाँ पे इनिबिट करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे इनिबिट करेगा सीधा हाइपोथैलेमस को। ठीक है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा यहाँ पे, या हाइपोथैलेमस के पास जाएगा कि भाई बस हो गया, आप सिक्रेशन बहुत हो गया बॉडी में, आप बंद कर दो। या किन ये या इनके अलावा किधर, इनके अलावा ये जो प्रोसेस, ये जो मतलब ये जो देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो,
ये जो एक्शन है, जैसे कि आयोडीन इंटेक ज़्यादा कर लिया, तब क्या करना होगा, T3 और T4 बनाने चाहिए बॉडी में। अगर ट्रेस ज़्यादा है बॉडी में, ट्रेस अगर हमें ज़्यादा है तो T4 T3 का क्या कर देंगे, इसे इनहिबिट कर देंगे। या सोमैटोस्टैटिन बॉडी में ज़्यादा है तो ये भी क्या क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा हाइपोथैलेमस को कि भाई मत करना कुछ आगे प्रोसेस, जिससे क्या होगा, T3 और T4 सीक्रेट हो। ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन से हो सकता है, और डोपामिन। ठीक है, डोपामिन को समझ लो, डोपामिन किस तरीके से, अगर एक्सेस सिगरेट वगैरह पी लियो डोपामिन एक्सेस बढ़ जाएगा बॉडी में। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये सिक्रेशन पूरा रेगुलेट होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, इस तरीके से प्रोसेस चलेगी और इनहिबिट यहाँ से होगा। और ये सब कंडीशन होगी, इन कंडीशन में क्या होगा कि इसे इनहिबिट करा जाएगा। कौन से एक्सेस आयोडीन इंटेक कर लिया, या ट्रेस आ गए हमें, या ग्लूकोकॉर्टिकोइड बॉडी में बढ़ गया, या हमने डोपामिन ज़्यादा। डोपामिन कब बढ़ता है, एक्सेस अगर हम बहुत एक्साइटेड हो गए, या हमने ज़्यादा सिगरेट वगैरह पी लिया, अल्कोहल कंजप्शन, इस टाइम में क्या होता है, बॉडी में ये बढ़ता है, क्या बढ़ता है, अपना डोपामिन बढ़ता है। यहाँ पे ये जो सब चीज़ें है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो ध्यान में रखना, जो मैकेनिज्म है रेगुलेशन का, हार्मोन रेगुलेशन का, जो हाइपोथैलेमस से लेकर थायराइड ग्लैंड तक, ये कौन सा मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये भी क्या है, यहाँ से आईएमपी बनता है, ध्यान में रखना। कौन सा मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। थायराइड ग्लैंड का रेगुलेशन का कौन सा मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये भी आपको ध्यान में, समझ के डायग्राम, सिंपल से डायग्राम है, समझो। इससे आप पूरा रेगुलेशन यहाँ पे मतलब बोल सकते हो या लिख सकते हो। आगे जाएंगे। अब यहाँ पे आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, मतलब किस तरीके से थायराइड हार्मोन एक्ट करता है पर्टिकुलर जगह पे जाकर। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख लो। यहाँ पे जो अपना इधर थायरोक्सिन T4 रीचेस द टारगेट, जब टारगेट सेल में पहुंच जाएगा थायरोक्सिन, क्या करेगा, बाइंडिंग प्रोटीन रिलीजेस थायरोक्सिन T4। तो बाइंडिंग प्रोटीन क्या रिलीज करेगा, T4 थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे एक डायग्राम है, तब तक ये समझ लो आप। एक तो थायरोक्सिन सीधा टारगेट सेल सीधा T4 में जाएगा, मतलब सॉरी T4 बोल रहा हूँ, T4 सीधा कहा जाएगा, अपने टारगेट सेल के पास जाएगा। या बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज, जो बाइंडिंग प्रोटीन है सेल में, तो क्या करेगा, T3 को लेगा सीधा, वो वो सीधा क्या करेगा, T4 बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज थायरोक्सिन, वो सीधा T4 रिलीज करेगा। यहाँ पे देख लो, थायरोक्सिन T4 डिफ्यूज इनटू साइटोसोल, वो साइटोसोल में डिफ्यूज होगा, और किसमें, T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, जब थायरोक्सिन क्या करेगा, डिफ्यूज होगा साइटोसोल में। साइटोसोल क्या होता है, जिसे प्लाज्मा होता है, उसी तरीके से एक लिक्विड टाइप होता है साइटोसोल, सेल का साइटोसोल होता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखना कि साइटोसोल में जाके क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा T3 में। T3 द मोस्ट एक्टिव फॉर्म, ये ध्यान में रखना, जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है तो क्या है, T3, इसलिए T4 को T3 में जाना ही पड़ेगा। जब तक T4 T3 में जाता नहीं, तब तक उसका आगे कुछ काम नहीं आएगा। इंटर द न्यूक्लियस, तभी हो न्यूक्लियस में क्या करेगा, इंटर कर जाएगा। तो T3 सीधा इंटर करता है, न्यूक्लियस में इंटर करता है, बाइंड टू द न्यूक्लियर रिसेप्टर ऑन डीएनए, अल्टर द जीन ट्रांसक्रिप्शन को अल्टर करने का काम करेगा। एक्टिवेटिंग डिफरेंट जीन्स लीड टू चेंज इन अ सेल्स प्रोटीन एंजाइम प्रोफाइल, चेंज इन एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, क्या करेगा, जीन को अटैच होने के बाद क्या करेगा, सेल्स के क्या करेगा, चेंज, सेल्स प्रोटीन को चेंज करेगा, एंजाइम प्रोफाइल को चेंज करेगा, और इसके क्या करेगा, एक्टिविटी को चेंज करने वाला है। सिंपल सी बात है, समझ गए। यहाँ पे देखो, सिंपल सी तरीके से समझ लो, तो थायरोक्सिन सीधा क्या करेगा, T4 या टारगेटेड सेल के पास जाएगा। बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, बाइंड करेगी सेल में, वो क्या करेगी, थायरोक्सिन को रिलीज करेगी। सिंपल सी बात है, बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, दूसरी जगह से T4 को बाइंड करेगी और सेल में छोड़ देगी। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो थायरोक्सिन है, जब ये क्या करेगा, अपने सेल के साइटोसोल में जब जाएगा, तो साइटोसोल एक लिक्विड टाइप होता है, जैसे पूरे सेल का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, उसी तरीके से एक साइटोसोल सेल का लिक्विड टाइप एरिया होता है। तो इसमें जब डिफ्यूज होगा ना T4, तो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो T3 है मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, ज्यादा एक्ट करने वाला चीज। ये जब तक ये T4 T3 में जाएगा नहीं, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेलुलर, जब वो सेल में चला जाएगा तो कुछ चेंजेस आएगा सेलुलर लेवल पे। देखो, इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज, कैटाबोलिज्म इंक्रीज, प्रोटीन की सिंथेसिस प्लस कैटाबोलिज्म दोनों इंक्रीज हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, क्या होगी, तोड़ना भी शुरू हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी एंड नंबर, तो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, नंबर भी इंक्रीज होगा सेल का। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन ए और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी, वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब सेल में ये सब चीजें T4 T3 जाएगी, तो ये सब चीजें सेलुलर लेवल पे चेंज होने वाली है। ठीक है, ये बाकी आप नीचे का पढ़ लेना। तो आगे मैं आपको कुछ समझा, मैकेनिज्म में आगे क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की हम जब बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म बीएमआर, जब हमने देखा था उस डायग्राम में पीछे, बीएमआर क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। और क्या हो जाएगा, इंसुलिन सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होने वाला है दोस्तों, इंक्रीज लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो लिपिड हो गए, ट्राइग्लिसराइड हो गए, वो क्या हो गए, हाइड्रोलाइज होकर क्या हो जाएंगे, उसका रूपांतरण ग्लिसरीन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ग्लिसरॉल में हो जाएगा, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे देख लो, एफ एफ ए, हायर एफ एफ ए इन प्लाज्मा। एफ एफ ए क्या होता है, फ्री फैटी एसिड। तो इनडायरेक्टली अगर लाइपोलाइसिस इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में क्या हो जाएंगे, जो फ्री फैटी एसिड है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और देख लो, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, स्वेटिंग इनडायरेक्टली बढ़ जाएगी। यहाँ पे और क्या है, विटामिन, इंक्रीज विटामिन रिक्वायरमेंट ड्यू टू द, अब विटामिन रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है, इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ एंजाइम। जब बॉडी में अगर एंजाइम अगर बढ़ जाएंगे तो जितने ज्यादा एंजाइम होंगे तो उतने ज्यादा क्या होंगे, विटामिन क्या होंगे, मतलब यूज होंगे। तो जितने ज्यादा विटामिन हम यूज करेंगे तो क्या होगी, विटामिन की रिक्वायरमेंट बॉडी में क्या हो जाएगी, बढ़ने वाली है। सिंपल सी बात है। बोन के बारे में क्या होगा, इंक्रीज द बोन टर्नओवर। टर्नओवर, तो बोन टर्नओवर क्या होता है कि जो ओल्ड बोन है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं, और न्यू बोन क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, उसे बोलेंगे बोन टर्नओवर। और क्या होगा, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज हो जाएगा। मसल क्या होगी, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। तो ध्यान में रखना, इंक्रीज द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ रिलैक्सेशन, दोनों क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगी। मसल की जो स्पीड है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करने की, दोनों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सिनेप्टिक, इसमें क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक में इंक्रीज द कैटाकोलामाइन सेंसिटिविटी ऑफ द, कैटाकोलामाइन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मसल की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, फैट की सेंसिटिविटी जब आएगी, ठीक है सर, और लिम्फोसाइट की सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ने वाली है। कैटाकोलामाइन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर हम जैसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देख लेना, इसकी क्या बोला गया यहाँ पे, इसकी जो लाइफ लाइन है वो कितनी है, थायरोक्सिन की, यानी जो अपना T4 है उसकी कितनी है, 2 to 3 days। और जो T4 है अपना, क्या बोलते हैं उसे हम, जिसे हम बोलेंगे क्या, T3, जो T3 है उसकी कितनी, 6 से लेकर 12 घंटे ओनली। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है अपना। आगे अगर हम चलो तो आगे इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में हमें दोनों चीजें यहाँ पे इस डायग्राम दिख रही है। एक तो इस तरह आपको क्या दिखेगा, किस तरीके से हार्मोन रेगुलेशन हो रहा है, और इस तरह आपको दिखेगा किस तरीके से यहाँ पे हार्मोन, मतलब वो जो T4 T3 के से चेंजेस हो रहे थे वो देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैंने बोला था कि जब हाइपोथैलेमस के बहुत रिस्पॉन्स आएगा अलग अलग चीजों का, जो हमने डायग्राम देखा, स्ट्रेस हो गया, डोपामिन बढ़ गया, इसमें इनिबिट करता है, वो जिसमें रिलीज करेगा वो क्या चीज होगी, जैसे अल्फा, वो जो कुछ हार्मोन था उसमें हो गया, लेप्टिन हो गया। तो इन सब चीजों में क्या करेगा, जो अपना हाइपोथैलेमस है वो क्या सिक्रेट करेगा यहाँ से, टीआरएच। क्या सिक्रेट करेगा, टीआरएच। ये टीआरएच किस पे एक्ट करेगा, अपने एंटेरियर पिट्यूटरी, कौन सी, एंटेरियर पिट्यूटरी। और एंटेरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में टीएसएच, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करी। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्या करने के लिए, T3 और T4 रिलीज करने के लिए। समझ गए आप। अब ये जो T4 T3 है, ये क्या करेंगे, एंटर करेंगे कहाँ पे, ब्लड वेसल में। कहाँ पे, ब्लड वेसल में। और बाद में कहा जाएंगे, देख रहे हैं आप, टारगेटेड सेल है। ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है, टारगेटेड सेल है। अब यहाँ से देख लो, T3 यहाँ से एंटर कर रहा है, और यहाँ से क्या कर रहा है, T4 एंटर कर रहा है, इसमें टारगेटेड सेल में। जो हमने देखा था कि क्या है, ये जो T3 ये क्या है, इसका एक्टिव फॉर्म है, और ये जो T4 है ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। हमने देखा था कि जैसे ही ये क्या करेगा, इसमें एंटर करेगा, ये जो है क्या, इसका प्लाज्मा होगा, जैसे ही मतलब इसके साइटो, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, या साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, तो ये क्या, T4 जो है ये क्या हो जाएगा, T3 में कन्वर्ट होने वाला है। और T3 में कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, न्यूक्लियस में एंटर करेगा। और न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद ये जो आप प्रोसेस दिख रही हो, ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे जीन क्या होगा, जीन अल्टर होगा, ठीक है, या उसकी प्रोफाइल चेंज की जाएगी। ये सब चीजें कहाँ पे होगी, देखो मैंने बोला था, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब भी T4 साइटोप्लाज्म में आएगा, ये क्या होगा, चेंज होगा T3 में। बस इस डायग्राम से आपको यही ध्यान रखना है। सिंपल से लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कि भाई, सिंपल से बात है, T4 T3 ब्लड वेसल से टारगेटेड सेल में जाएंगे। और ये जो देख रहे हो ना, अब ये देख रहे हो, देखो दिखाता हूँ आपको अलग कलर में, रेड कलर में। देखो ये जब चीजें आप देख रहे हो, ये सब चीजें जो रेड कलर में ये कर रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या होगी, बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होगा, बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो T4 को बाइंड करके कहा ले जा रहे हैं, इस सेल में ले जा रहे हैं, ये जो चीजें हो गई, ये क्या होगी, बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो है ना, ये देखो, ये क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन से, ध्यान में रखना। तो यहाँ से एक चीज यहाँ पे देख लो कि T4, इस डायग्राम में देख लो, दूसरी वाली, इसमें इसमें क्या बताएगा, T4 क्या होगा, T3 में कन्वर्ट होएगा, तभी ये काम कर पाएगा। तो आगे क्या काम, देखो बहुत सारे काम है इसके, लिवर के पास जाकर बहुत सारे काम करने वाला है। इसके बाद क्या है, फैटी एसिड मोबिलाइजेशन का काम करेगा, हार्ट रेट हो गया, हाँ, हाइपरट्रॉफी होगा, इसमें हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, टीएसएच की प्रोडक्शन को कम करेगा, ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म हो गया, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो गया, फैट ऑक्सीडाइजेशन हो गया, और क्या हो गया, ग्रोथ एंड मैचुरेशन हो गया बोन की, और क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया।
ये इस डायग्राम में अगर ये डायग्राम आपने कर लिया ना, इसको आईएमपी करूंगा, ये डायग्राम कर लिया तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं मैकेनिज्म की और इसके काम की। एक तो ये क्या होगा, इसके व्हाट इज द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म आया तो ये डायग्राम चिपका दो, और इसके फंक्शंस हो गए, काम हो गया तो ये डायग्राम चिपका दो, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या होता है, ये खत्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आप डिशेस की बात करेंगे तो डिशेस में आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको सिंपल से इनको क्या करना है, पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ लेना है। गॉइटर कैसे होता है वगैरह वगैरह, गॉइटर देखो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, गॉइटर होता है। इसके कैरेक्टर से आपको पढ़ना है, सिंपल सिंपल है, ज्यादा उसकी डीप में जाना है कि आप क्यों कि आपको यहाँ पे डिशेस पढ़ने नहीं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल जो पूछ सकता है सामने वाला कि भाई इसको डिशेस को बताओ। ठीक है। स्पेशल डिशेज आपको पूछा नहीं जाएगा। तो गॉइटर दो टाइप के, एक तो एक टॉक्सिक गॉइटर, ये ध्यान में रखना है, और एक होता है नॉन टॉक्सिक गॉइटर, ध्यान में रखना। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाकी तो आप पढ़ सकते हो, इतना पढ़ना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि एक्सप्लेन कर पाऊँ। बाकी देख लो हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होता है, सॉरी हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है कि इसमें लेवल कम हो जाएगी, T3 एंड T4 की लेवल कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ये कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाना है। ठीक है। उसके बाद हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है, दो तरीके होते हैं, एक ग्रे एक होता है थायराइड एडोमा। ठीक है, तो ये ग्रेव डिसीज पढ़ के जाना, ग्रेव डिसीज पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ग्रेव डिसीज क्या चीज है, थायराइड एडोमा क्या चीज है, दोनों को मैंने अलग अलग यहाँ पे बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पे एक लाइन बताता हूँ, ग्रेव डिसीज इज एन ऑटो ह्यूमन डिसीज, ये ध्यान में रखना क्या है, ऑटो ह्यूमन डिसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो ये सब चीजें आपको देख के जाना है दोस्तों। ओके, तो बढ़ते आगे। तो यहाँ पे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है किसके, हाइपरथायरॉइडिज्म के, इनको भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। क्या करना है आपको, इसको लर्न करना है आपको, इनको ध्यान में रखना किस मतलब याद करना है आराम से। मतलब यहाँ पे कोई रट्टा नहीं मारना, पर देख लेना कि किस तरीके से हाइपोथायरॉइडिज्म हाइपरथायरॉइडिज्म है। ठीक है। और आज के इस प्यारे से लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से बता रहा हूँ आपको, अच्छे से नोट्स मैंने बहुत मेहनत लेके प्रिपेयर किए, रात रात भर जाकर इस नोट्स को तैयार किया। तो आपके लिए नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, कुछ आपको कम लगे या कुछ मैंने वीडियो में गलत बोल रहा हूँ या नोट्स में कुछ गलत प्रिंट हो रहा हो तो ध्यान में रखना, उसको करेक्शन कीजिए या मुझे कमेंट्स में सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं भी आदमी, मुझसे भी गलती हो सकती है। बाकी अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टा को ज्वाइन कर लो। इंस्टा पे अब क्या होने वाला है, जो एक शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर की बढ़िया बढ़िया से नोट्स स्थान के आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं अगर टेलीग्राम की बात करूँ, टेलीग्राम को आपको अपडेट मिलते रहेंगे वीडियोस के, और यहाँ पे नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। बाकी आपके लिए क्या है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों, उस पर आप भर भर के मुझे गालियाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना है, और आपके दोस्तों के साथ जो भी बेचारे स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, जिन्होंने इस साल भर कुछ नहीं पढ़ा, उनके साथ शेयर करना है। मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक नई ग्लैंड के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय बाय।